हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। हमारे एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स और एपीएससी प्रीलिम्स दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन इसके अलावा बाकी एग्जामिनेशन जहां पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप वहां क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस सेशन के डॉक्यूमेंट एसएमएस और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे, सो यू कैन डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश एंड एसएमएस सेपरेटली फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन करने का काम मैं यहां कर दूंगा। अप्रैल में जो हमने एमसीक्यू करवाया था वो भी मैं बता दूं कि अप्रैल मंथ के एमसीक्यूज का कंपाइलेशन स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि हम तो आपके लिए एमसीक्यू डिस्कशन करवाते रहेंगे रेगुलर प्रीलिम्स तक। आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई डाउनलोड इट एंड रिवाइज, डाउनलोड इट एंड रिवाइज। ठीक है, चलिए कंपाइलेशन भी डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिए। आज के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडिया में सोशल रिफॉर्म के जनक, इंडिया में सोशल रिफॉर्म के फाउंडर आप कह लो, लीडर कह लो, राजा राम मोहन रॉय, उनके बारे में। कैसे राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा बनाई, आत्मीय सभा से ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, कैसे उसमें देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़ते हैं, केशव चंद्र सेन जुड़ते हैं, फिर ब्रह्म समाज का बंटवारा भी हो जाता है। फिर हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती और उनसे जुड़े आर्य समाज की। हम बात करेंगे एक और सोशल रिफॉर्मर की जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से जिसका जन्म होता है, और वो सोसाइटी में जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनके लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, जो अनटचेबल्स थे उनके लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए ना सिर्फ अकेले बल्कि अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिराव फुले, जिनको रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ ज्योतिबा फुले भी बुलाया जाता है, और साथ में उनकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हमारे आज के सेशन के एजेंडा होंगे। कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, पहले टॉपिक पर हम आते हैं। पहला टॉपिक अगेन राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है। एज आई सेड, राजा राम मोहन रॉय। ओके, राजा राम मोहन रॉय, याद रखिएगा इनको राजा की उपाधि, वैसे तो ये राजा रहे इंडिया में सोशल रिफॉर्म के, कि सोशल रिफॉर्म को इन्होंने लीड किया, बट इनको राजा की उपाधि अकबर II नाम के एक राजा ने दी थी। अकबर II नाम का एक राजा था जो इनको लंदन भेजता है अपने पेंशन के काम के लिए। तो जब वो राम मोहन रॉय जी को लंदन भेजता है तो बोलता है हम आपको राजा का टाइटल देकर भी भेज रहे हैं। लंदन में ही या इंग्लैंड में ही राम मोहन रॉय जी की डेथ हुई थी, उनके समाधि भी वहीं पर है, ये भी याद रखिएगा, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, याद रखना। और ये अकबर II वो जोधा अकबर वाला या हमारा वो ऋतिक रोशन वाला अकबर नहीं है। ये जो अकबर II है ये बाद का लेटर किंग है, उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं था, बट नाम अकबर था, अकबर II रखा था इसने, है ना। वो अकबर दूसरा था, हुमायूं का सन और जहांगीर का या सलीम का फादर, ही वाज डिफरेंट। पहला स्टेटमेंट क्या, राजा राम मोहन रॉय अपोज्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड सपोर्टेड विडो रीमैरिज। बिल्कुल, जो भी सोशल एविल होते थे, जैसे कि सती नाम का एक सोशल एविल जो कुछ हिंदू सोसाइटी में प्रेजेंट था, कुछ हिंदू सोसाइटी में, नॉट अमंग ऑल द हिंदूज, जहां पर एक विडो को उसके ही हस्बैंड की चिता के साथ जला दिया जाता था। इसका कोई मेंशन किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर में या सनातन धर्म के स्क्रिप्चर में, वेद में, पुराण में कहीं नहीं था, फिर भी ये प्रैक्टिस चल रही थी। राजा राम मोहन रॉय ने यही लोगों को समझाया जब 19th सेंचुरी में, ये 19th सेंचुरी, इसके बाद इनके आइडियाज 19th से लेकर 20th तक चलेंगे। राजा राम मोहन रॉय मेनली कौन सेंचुरी से रिलेटेड हो गए गाइज, 19th सेंचुरी। तो अर्ली 19th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी में इन्होंने लोगों को समझाया कि जिसका मेंशन किसी हिंदू स्क्रिप्चर ना वेद में है, ना पुराण में है, ना उपनिषद में है, ना एपिक्स में है, फिर आप उसको फॉलो क्यों करते हो? ये तो सोशल एविल है, विमेन को बराबर जीने का अधिकार है। सती सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने लोगों को अवेयर करवाया कि सती एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, विडो रीमैरिज एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक लेडी को अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है कि उसको वापस शादी करने का उतना ही अधिकार है जितना एक इंसान, एक मेल को है जिसके वाइफ की डेथ के बाद वो दोबारा शादी कर लेता है। क्योंकि विडो होना दैट वाज अ फेनोमेनन, वो एक इंसिडेंट था, है ना, फेनोमेनन नहीं, एक इंसिडेंट था। इसमें कहीं से भी कोई सुपरस्टिशियस बिलीफ अटैच नहीं होना चाहिए था कि किस्मत खराब थी उस लड़की की इसलिए उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो इस तरह से सोशल अवेयरनेस प्रमोट करने का काम कर रहे थे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या, ही फाउंडेड आत्मीय सभा। हाँ, ये याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने 1815 के अराउंड आत्मीय सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया, जो आगे जाकर किसमें कन्वर्ट होता है, ब्रह्म सभा में। तो पहले ये बनाते हैं आत्मीय सभा, और ये आत्मीय सभा आगे जाकर कहां कन्वर्ट होता है, ब्रह्म सभा में, अराउंड 1828 के अराउंड। आत्मीय सभा इससे पहले बनती है, जो राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज को समझते थे उन लोगों के ग्रुप को क्या बुलाया गया, आत्मीय सभा, जहां पर राजा राम मोहन रॉय डिस्कशन कर सकते थे इनके साथ लिबरल आइडियाज को, न्यू आइडियाज को, मॉडर्न आइडियाज को। करेक्ट है। He strongly opposed the introduction of Western education in India and favored only traditional Sanskrit learning। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्यों अपोज करेंगे वेस्टर्न एजुकेशन को?
हमारे राजा राम मोहन रॉय को तो हम एक ऐसा रिफॉर्मर बुलाते हैं जो कि वेस्ट की तरफ देखने से भी मना नहीं कर रहा था। एक्चुअली जब रिफॉर्मर की बात होगी ना, रिफॉर्मर्स की बात होगी, हम उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। एक हम बात करेंगे रिफॉर्मर्स की जो कि वेस्टर्न लाइन पर चलते हुए इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात करते थे, और दूसरे हम बात करेंगे रिवाइवलिस्ट की जो कि वेस्टर्न लाइन पर नहीं, वो पुराने इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को ही रिवाइव करना चाहते थे, जैसे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मर। तो हमारे राजा राम मोहन रॉय हो गए रिफॉर्मर काइंड, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन को बोल रहे हैं कि ठीक है हमें इंग्लिश भी अडॉप्ट करनी चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन भी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ है आर्य समाज वाले जिनको हम रिवाइवलिस्ट बुलाएंगे, जो इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को रिवाइव कर रहे थे। थर्ड रॉन्ग हो गया हमारा। फोर्थ, ही पब्लिश्ड जर्नल सच एज संवाद कौमुदी। यस, याद रखना, बहुत बार प्रीलिम्स में काम आया है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय के फेमस जर्नल्स में से एक है, और साथ में पर्सियन में आने वाला मिरातुल अखबार, अखबार माने न्यूज़पेपर, पर्सियन है ना, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी इन्हीं का पब्लिश किया हुआ जर्नल है। थर्ड वाज रॉन्ग, 1, 2 and 4 वाज करेक्ट है ना। संवाद कौमुदी बंगाली में, और मिरातुल अखबार, अखबार जैसे मैंने बताया पर्सियन में। इसके अलावा भी इनको और भी कई लैंग्वेज आती थी। कम टू नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रह्म सभा फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1828। यस, इसी के अराउंड इसका एस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता में होता है। द सभा एडवोकेटेड मोनोथेइज्म एंड रिजेक्टेड आइडल वर्शिप। ये भी सही बात है, और ये एक वो रीजन था जिसके वजह से कुछ लोगों ने राजा राम मोहन रॉय को क्रिटिसाइज भी किया कि आप क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में मोनोथेइज्म था, और ये तो थे बंगाल से ठहरे, बंगाल इंडिया से, और बंगाल इंडिया में गॉडेस दुर्गा की पूजा होती है, गॉडेस काली की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है, बाकी देवी देवताओं की पूजा होती है। तो कुछ लोग जो थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को क्या क्रिटिसाइज किया कि तुम क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे हो, क्रिश्चियन एजेंट। तभी भी कुछ इनटॉलरेंट लोग होते थे, पर फिर भी ओवरऑल सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया, तो ये रिस्पेक्टेड फिगर बने। मोनोथेइज्म प्रमोट किया, आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया। आज भी ब्रह्म समाज के जो मेंबर होते हैं, जो पहले ब्रह्म सभा के मेंबर थे, वो अपने घरों में या अपने ऑफिस में कोई भी पेंटिंग या आइडल नहीं लगाते हैं, है ना। थर्ड, इट अपोज्ड कास्ट रिजिडिटी एंड मीनिंगलेस रिचुअल। सही बात है जी, कास्ट रिजिडिटी एंड मीनिंगलेस रिचुअल को भी प्रमोट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सॉरी, कास्ट रिजिडिटी एंड मीनिंगलेस रिचुअल को अपोज करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, है ना, अपोज करेंगे। फोर्थ, इट साउट टू रिवाइव स्ट्रिक्ट वैदिक रिचुअलिज्म एज सोल बेसिस ऑफ रिलीजन। नहीं, रिवाइव नहीं करने की जरूरत है। जब कास्ट रिजिडिटी को राजा राम मोहन रॉय अपोज कर रहे हैं, जब रिचुअलिज्म को राजा राम मोहन रॉय अपोज कर रहे हैं, तो फिर वापस से रिचुअल्स को रिवाइव करने की बात ही नहीं बनती है। फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग। कौन कौन से करेक्ट? 1, 2 and 3 ओनली। ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट हो। और ये ऑर्डर याद रखिएगा, पहले आत्मीय सभा 1815 के अराउंड, फिर ब्रह्म सभा 1828 के अराउंड, फिर ब्रह्म समाज बनेगा, यही ब्रह्म सभा के मेंबर, स्पेशली देवेंद्र नाथ टैगोर के ऐड होने से। फिर उसमें आगे डिवीजन होगा, वो भी देखेंगे। आइए पहुंच गए देवेंद्र नाथ टैगोर पे। अच्छा, देवेंद्र नाथ टैगोर का गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से क्या रिलेशन है, बताओगे जरा? दो चीज मुझे बताओगे। देवेंद्र नाथ टैगोर के पिताजी कौन थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, और देवेंद्र नाथ टैगोर के जो आगे आने वाले सक्सेसर हैं, उनका क्या रोल है। ओके, पहला स्टेटमेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा। यस, अराउंड 1839। इसका कहीं कहीं पर थोड़ा और भी ईयर मेंशन्ड है, कहीं पर 1838 भी लिखा जाता है, सो हम उस चीज पर नहीं जाते हैं। ब्रह्म सभा के बाद फाउंडेशन होगा, उतना याद रखेंगे। ही फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा स्टैब्लिश की थी। क्या थी तत्वबोधिनी सभा? द सभा एम्ड एट प्रोमोटिंग द स्टडी ऑफ उपनिषदिक फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म। ये करेक्ट है। यहां पर इनकी तत्वबोधिनी सभा राजा राम मोहन रॉय की ब्रह्म सभा के भी सिमिलर है। एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय ने जो ब्रह्म सभा स्टार्ट किया ना, उसने बंगाल के बाकी लोगों को काफी इंस्पायर किया था। And not just Bengal, even people living in Maharashtra, they were inspired from the ideas of ब्रह्म सभा। और ब्रह्म सभा के आइडियाज से या ब्रह्म समाज के आइडियाज से इंस्पायर होकर इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में भी रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होंगे, पढ़ेंगे हम लोग उसको भी आगे सेशन में। चलिए, उपनिषदिक टीचिंग को, क्योंकि उपनिषदिक फिलॉसफी में रिजिडिटी नहीं होगी, उपनिषदिक फिलॉसफी में रिचुअलिज्म की बात नहीं होगी, ठीक ना, करेक्ट है। देवेंद्र नाथ टैगोर कंप्लीटली रिजेक्टेड द ब्रह्म मूवमेंट। नहीं, अभी मैंने बोला कि ये तो इंस्पायर थे राजा राम मोहन रॉय के आइडिया से, तो ब्रह्म मूवमेंट जो कि राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया है, उसको अपोज क्यों करेंगे भैया? रॉन्ग।
द तत्वबोधिनी पत्रिका, पत्रिका माने जर्नल, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग रिफॉर्म्स आइडियाज इन बंगाल। अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तत्वबोधिनी सभा। किन्होंने बनाया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अब इस सभा का जो जर्नल है, जो माउथ पीस है, उसका नाम क्या हो गया? तत्वबोधिनी पत्रिका। करेक्ट। बाकी एक्सप्लेनेशन यहां भी लिखा हुआ है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तो 1, 2 एंड 4 करेक्ट होंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। देखिए, याद रखिए, यहां पर मैं समझाऊंगा, पर ऐसे देख लो। पहले ये रही ब्रह्म समाज, है ना, जो पहले ब्रह्म सभा के नाम से थी। ये ब्रह्म सभा, और ब्रह्म सभा से भी पहले ओरिजिनल कौन सी हो गई? आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा। अब ये ब्रह्म समाज आगे जाकर देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो लीड कर रहे हैं। फिर एंट्री होती है किसकी? केशव चंद्र सेन की। आगे जाकर इनके आइडियाज में डिफरेंस होते हैं, तो हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर की जो ब्रह्म सभा है, इसको नाम दे दिया जाता है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज। और जो केशव चंद्र सेन वाला ब्रह्म समाज बचेगा, इसको बोला जाएगा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आगे जाके ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का भी एक डिवीजन हो जाएगा, साधारण ब्रह्म समाज बन जाएगा। बुझ रहे हो? देखो, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म सभा बाद में फिर राजा राम मोहन रॉय अराउंड 1828। फिर यही ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज के नाम से पॉपुलर हुई, जिसके मेंबर बने देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। फिर इन दोनों के बीच डिफरेंस हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर वाले ब्रह्म समाज का नाम क्या पड़ गया? आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन वाले ब्रह्म समाज का नाम क्या पड़ा? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आगे जाकर केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया फिर एक नया ग्रुप को जन्म दे देगा, साधारण ब्रह्म समाज बन जाएगा। ओके, याद रखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। चलिए, पहला स्टेटमेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर प्रेफर्ड अ मोर ग्रेजुअल एंड कंजर्वेटिव रिफॉर्म अप्रोच रूटेड इन हिंदू फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। ये करेक्ट है। देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन से सीनियर भी थे, और वो थोड़ा कंजर्वेटिव आइडिया प्रिजर्व करते थे। हालांकि वो कंजर्वेटिव आइडिया ऑर्थोडॉक्स नहीं था, बट फिर भी केशव चंद्र सेन जो क्रिश्चियनिटी से भी काफी सीख रहे थे, जो उस टाइम में जब स्वामी विवेकानंद की टीचिंग आगे पॉपुलर होगी या रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग पॉपुलर होगी, उससे भी सीख रहे थे, यूनिवर्सलिज्म की भी बात कर रहे थे, उससे थोड़ा पुराना रहा देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज। करेक्ट स्टेटमेंट। केशव चंद्र सेन एडवोकेटेड ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियनिटी एंड यूनिवर्सल रिलीजन, है ना। तो जब हम केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर को कंपेयर करते हैं, तो देवेंद्रनाथ टैगोर सीनियर भी हैं और थोड़ा एज कंपेयर टू केशव चंद्र सेन ये कंजर्वेटिव रहेंगे। केशव चंद्र सेन क्रिश्चियनिटी, रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग या यूनिवर्सलिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे। केशव चंद्र सेन अपोज्ड इंटरकास्ट मैरिज एंड विमेन्स एजुकेशन। बिल्कुल नहीं भैया, ये भी तो सोशल रिफॉर्मर ही हैं, तो अपोज क्यों करेंगे इंटरकास्ट मैरिज को या विमेन एजुकेशन को? रॉन्ग। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द टू लीडर्स अल्टीमेटली रिजल्टेड इन ए स्प्लिट विद इन ब्रह्म समाज। करेक्ट है, जो अभी मैंने तुम्हें लिखकर समझाया था। क्लियर है? चलो, ये एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने तुम्हें समझा दिया है अभी, कैसे दो ग्रुप बन जाएगा। इवन आगे जाकर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से भी बन जाएगा। कौन सा ग्रुप बन जाएगा? साधारण ब्रह्म समाज। अच्छा, साधारण ब्रह्म समाज बनाने वाले पर्सन का नाम बताना। ये केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के ही मेंबर हैं, लेकिन आगे जाके साधारण ब्रह्म समाज बना देंगे, है ना। उनका नाम मुझे चाहिए तुमसे कमेंट सेक्शन में, तुमको भी होमवर्क करना है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेटर डेवलपमेंट। ठीक है जी। द मैरिज ऑफ केशव चंद्र सेन्स माइनर डॉटर, ठीक है, विद द प्रिंस ऑफ कूच बिहार क्रिएटेड कंट्रोवर्सी विद इन द ब्रह्म समाज। एकदम सही बात है। एक्चुअली होता क्या है कि केशव चंद्र सेन अपनी डॉटर का मैरिज करवाते हैं कूच बिहार के महाराज से। इस मैरिज में दिक्कत क्या थी कि केशव चंद्र सेन की जो डॉटर थी वो भी माइनर थी, है ना। वो अभी शादी की एज, जिसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा था कि शादी की एज मिनिमम इतनी होनी चाहिए, उससे भी कम थी। इस वजह से डिस्कशन हुआ, इस वजह से एक्चुअली यहां पर डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं। इनके ही मेंबर्स खुद बोलते हैं कि नहीं, आप तो अपनी ही बेटी जो कि माइनर है उसका मैरिज करवा रहे हो, तो आप कैसे गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करोगे? आप कैसे गर्ल्स के प्रॉपर स्टेटस को, गर्ल्स के इक्वल स्टेटस को प्रमोट करोगे? इसलिए स्प्लिट वाली नौबत आ जाती है इन डिफरेंसेस की वजह से। करेक्ट। द कंट्रोवर्सी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ साधारण ब्रह्म समाज। करेक्ट। आगे जाकर साधारण ब्रह्म समाज बन जाएगा।
द साधारण ब्रह्म समाज एम्फेसाइज डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड अपोज्ड अथॉरिटेरियन लीडरशिप। ये भी करेक्ट है। अब जब केशव चंद्र सेन ने अपनी माइनर डॉटर का, जिसकी एज अभी प्रॉपर नहीं हुई थी, उसकी भी शादी करवा दी कूच बिहार के राजा से, तो बाकी मेंबर्स ने बोला कि आप तो अथॉरिटेरियन रूल चला रहे हो, आपको हमने बोला कि नहीं आप अपनी माइनर डॉटर का मैरिज ना करवाएं, इससे गलत मैसेज जाएगा कि बेटी की अभी उम्र भी नहीं हुई है, उसकी राजा से शादी हो रही है। तो उन्होंने बोला नहीं, जो मैं कह रहा वही सही होगा। इसको बोला गया कि ये अथॉरिटेरियन रूल चल रहा है एंड दैट्स व्हाई मेनी मेंबर्स वर नॉट हैप्पी। बन गया साधारण ब्रह्म समाज। द ब्रह्म समाज मूवमेंट हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एक्चुअली गलत बात है। इंडियन नेशनलिज्म पर ब्रह्म समाज का काफी बड़ा इंपैक्ट है एंड नॉट जस्ट ब्रह्म समाज, इंडियन नेशनलिज्म पर आर्य समाज का भी उतना ही इंपैक्ट होगा, क्योंकि भारत भारतीयों का है। सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज की बात सबसे पहले किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का इंपैक्ट इंडियन नेशनलिज्म पर हमेशा रहेगा, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय रहें, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती रहें, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहें, सबका इंपैक्ट रहेगा। 4 इज रॉन्ग, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट, और ऊपर से बंगाल में जब लोग, जहां पर ब्रह्म समाज काफी पॉपुलर है, इवन जैसा मैंने बोला इसकी पॉपुलैरिटी बंगाल से बाहर भी होगी, तो लोग तो नए नए आइडियाज को सीख रहे थे ना गाइज, और नए आइडियाज को सीख कर ही तो लोग नेशनलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, है कि नहीं, मॉडर्न आइडियाज से। अब आ जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती पर। स्वामी दयानंद सरस्वती एंड द आर्य समाज मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन बॉम्बे 1875 while the Lahore branch later became an important center for its expansion in North India। ये करेक्ट है कि इन्होंने बॉम्बे में एक ब्रांच बनाया जो कि आगे जाकर फिर एक्सपेंड होगा लाहौर में, आगे जाकर एक्सपेंड होगा इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, और धीरे धीरे वैदिक एजुकेशन को या वैदिक आइडियाज को प्रमोट करने वाला एक सेंटर बन जाएगा। एक बड़ा पॉपुलर इसका कॉलेज बनेगा लाहौर में, जिससे आगे जाके भगत सिंह और बाकी लोगों ने पढ़ाई भी की थी। द स्लोगन बैक टू द वेदाज और गो बैक टू वेदाज, वेद की तरफ वापस चलो, रिफ्लेक्टेड दयानंद्स बिलीफ दैट द वेदाज कंटेंड इनफॉलिबल स्पिरिचुअल, साइंटिफिक एंड सोशल नॉलेज। करेक्ट है। वेद के बारे में भी मैंने तुमको कई बार समझाया है कि ये जो वेद हैं, या जिनको हम इंग्लिश में वेदाज लिखते हैं, इनका ओरिजिन हुआ है संस्कृत के एक वर्ड, कौन से वर्ड से? विद माने नॉलेज, and that's why Ved are considered as the source of knowledge, the infallible मतलब जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, infallible source of knowledge, supreme source of knowledge, always true source of knowledge। करेक्ट है। ये नाम भी तो है आर्य समाज। थर्ड, दयानंद सरस्वती रिगार्डेड आइडल वर्शिप, पिलग्रिमेजेज एंड प्रिस्टली रिचुअल्स। आइडल वर्शिप, पिलग्रिमेजेज एंड प्रिस्टली रिचुअल, इन तीनों के बारे में वेद में मेंशन नहीं है, क्योंकि वेद तो नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप के बारे में बता रहा है, वो भी ग्रेटिट्यूड के तरीके से, जैसे गायत्री मंत्र है, जैसे सूर्य को डेडिकेटेड मंत्र है, जैसे अग्नि को डेडिकेटेड मंत्र है। यहां पर कहीं पर भी आइडल वर्शिप नहीं है। यहां पर जो वर्शिप की जा रही है वो नेचुरल फोर्सेस को ग्रेटिट्यूड दिखाकर दी जा रही है। यहां पर आगे जाकर फिर जो लिटरेचर लिखे जाएंगे वो ज्ञान की बातें करेंगे, फिलोसफी की बातें करेंगे, तो फिर पृष्ठ वाले ग्रुप का मेंशन कहां से आ गया? थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। हिज वर्क सत्यार्थ प्रकाश, याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जर्नल है, जैसे मैंने राजा राम मोहन रॉय का जर्नल बताया था, क्या बताया था? स्क्रीन पॉज करके एक बार रिपीट करो, संवाद कौमुदी एंड मिरातुल अखबार। उसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती के जर्नल का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। हिज वर्क सत्यार्थ प्रकाश डिफेंडेड हेरिडिटरी कास्ट हायरार्की बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन बर्थ एंड अपोज्ड सोशल मोबिलिटी। दिस इज रॉन्ग, है ना? एक मिनट गाइस। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कभी भी कास्ट हायरार्की को डिफेंड नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि कास्ट हायरार्की वैदिक पीरियड में थी ही नहीं। अर्ली वैदिक पीरियड में तो वर्ण व्यवस्था चलती थी। तो फोर्थ इज रॉन्ग। अच्छा, थर्ड को जरा हम फिर से पूरा पढ़ लें। दयानंद सरस्वती रिगार्डेड आइडल वर्शिप, पिलग्रिमेज एंड प्रिस्टली रिचुअल्स एज लेटर करप्शंस that had no sanctions in the original Vedic religion। हाँ, ओवरऑल स्टेटमेंट करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ये कह रहा है कि दयानंद सरस्वती ने आइडल वर्शिप को, पिलग्रिमेज को, प्रिस्टली रेफरेंस को यह कहा कि रिजेक्ट किया कि ये बाद के ऐड हुए करप्शन है, जिनका वैदिक लिटरेचर में, ओरिजिनल वैदिक रिलीजन में कोई भी जगह नहीं है। बात तो सही है, ये सब बाद में ऐड हुए थे। थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज रॉन्ग। 1, 2 and 3 करेक्ट आंसर, है ना? यहां पे ये याद रखिएगा, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? पूरा पढ़ने पर, मैंने तभी पूरा नहीं पढ़ा था, इसलिए स्टेटमेंट पूरा पढ़ना है एग्जामिनेशन में, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बोला,
आइडल वर्शिप के बारे में वेद में नहीं है, वेद में नेचुरल फोर्सेस को ग्रेटिट्यूड है। प्रिस्टली क्लासेस के बारे में वेद में नहीं है, वेद कहता है कि आप ज्ञान अर्जित करें अपने गुरु के समीप बैठकर। उपनिषद, ये तो उपनिषद का मीनिंग है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि ये बाद में ऐड हुए थे आइडल वर्शिप वगैरह। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 है आर्य समाज के इनिशिएटिव्स के बारे में। ठीक है भाई, द दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम डीएवी बोलते हैं, अटेम्प्टेड टू कंबाइन मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन विथ वैदिक टीचिंग्स। सही है। देखो दयानंद सरस्वती जो थे, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने जो आर्य समाज बनाया ये था रिवाइवलिस्ट नेचर का, कि हमारे वेदों में जो नॉलेज है, वेदों की तरफ वापस चलो, गो बैक टू वेदाज, उसको हमें रिवाइव करना है। पर साथ ही साथ जब डीएवी बनता है, और स्वामी दयानंद सरस्वती का भी ये बिलीव था कि हम एक काम करेंगे, हम वैदिक नॉलेज को भी रिवाइव करेंगे, बट जो वेस्टर्न एजुकेशन है जिससे कि लोग इंग्लिश समझ सकेंगे, इंग्लिश सीख सकेंगे, जिससे आगे जाकर इंडिया में डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा, हम उसको भी रोकेंगे नहीं। सो स्टेटमेंट करेक्ट हुआ दैट दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस अटेम्प्टेड टू कंबाइन मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन along with वैदिक टीचिंग्स, कि हम सिर्फ उसको प्रमोट नहीं करेंगे जो मैकॉले करना चाहता था, हम वैदिक टीचिंग्स के साथ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करेंगे। सेकंड, द गुरुकुल विंग विद इन द आर्य समाज अपोज्ड इंग्लिश एजुकेशन एंड एडवोकेटेड एन एक्सक्लूसिवली ट्रेडिशनल वैदिक करिकुलम। जब पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वैदिक टीचिंग्स के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो इंग्लिश एजुकेशन को क्यों अपोज करेगा हमारा गुरुकुल? क्यों अपोज करेगा? दोनों साथ में चलेगा ना। आर्य समाज एक्टिवली सपोर्टेड विडो रीमैरिज, बिल्कुल सही। वैसे विडो रीमैरिज की जब हम बात करते हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, पर उनके अलावा राजा राम मोहन रॉय आर्य समाजिस्ट, इन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगले सेशन में। वुमेन्स एजुकेशन एंड कैंपेन्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, करेक्ट है जी, क्योंकि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट देखो इसलिए कैंपेन है ना, वैदिक लिटरेचर में या अर्ली वैदिक पीरियड में या ऋग वैदिक पीरियड में कोई अनटचेबिलिटी नहीं थी, है ना, प्रोफेशन बेस्ड स्किल बेस्ड सोसाइटी थी। Fourth, the Shuddhi movement associated with Arya Samaj aimed at reconverting those who had earlier left the Hindu fold. ये भी करेक्ट है। एक्चुअली इस शुद्धि मूवमेंट से आगे जाकर ना थोड़ा कंफ्यूजन भी स्टार्ट हुआ, थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि शुद्धि मूवमेंट का ये बिलीव था, जो आगे जाकर आर्य समाज में बड़ा पॉपुलर होता है, कि जो लोग कभी पहले हिंदुइज्म से इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे, वो वापस क्रिश्चियनिटी से या इस्लाम से कहाँ आएंगे? हिंदुइज्म में आएंगे। आगे जाकर ये थोड़ा कम्युनल टर्न ले लेगा। इंटेंशन ऐसा नहीं था, बट आगे जाकर थोड़ा कम्युनल टर्न ले लेता है। नॉट करेक्ट पूछ रहा था, करेक्ट होना होता तो हम 1, 3 और 4 चूज करते हैं, बट नॉट करेक्ट पूछ रहा है, हम 2 ओनली चूज करेंगे। करेक्ट ढूंढते ढूंढते नॉट करेक्ट को भूल नहीं जाएंगे, बुझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले। ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले, फुले कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, पर इन्होंने सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इन्होंने ये चीज साबित कर दी कि आपका जन्म भले किसी भी कम्युनिटी में हो, इंसान जब अपना कर्म अच्छा करता है, जब एजुकेशन एक्वायर करता है, तो सारे साइकिल्स को, सारे रिजिडिटी को रिजेक्ट करके तोड़ के आगे बढ़ सकता है। पहला, ज्योतिराव फुले रिगार्डेड कास्ट ऑपरेशन एंड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एज अ मेजर कॉज ऑफ सोशल इक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी। बिल्कुल, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट थे, ब्राह्मण्स के अगेंस्ट नहीं थे, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट। इन हिज वर्क गुलामगिरी, ये इनका फेमस वर्क है ना, मैं वर्क भी लिखते जा रहा हूं साथ में जर्नल, इन सारे रिफॉर्मर का याद रखना है। फुले ड्रू पैरेलल बिटवीन द ऑपरेशन ऑफ लोअर कास्ट इन इंडिया एंड स्लेवरी इन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। इन्होंने ये चीज बताया कि इंडिया में भले स्लेवरी फॉर्मली ना चलती हो, जो दुनिया के बाकी हिस्सों में चल रही होगी स्लेवरी, पर फिर भी भारत में जो डिप्रेस्ड क्लासेस का या अनटचेबल्स का हालात है, वो कहीं भी गुलामी से कम नहीं है। ये इन्होंने अपने जर्नल गुलामगिरी में समझाया। द सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय फुले, करेक्ट है यहां तक, सत्यशोधक समाज इन्होंने फाउंड किया था। वर्क टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी, रेशनल थिंकिंग एंड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर लोअर कास्ट, करेक्ट। इन्होंने ये चीज बताया अपने सत्यशोधक समाज से। अब इनके समाज का नाम क्या हो गया? सत्यशोधक समाज। कि सत्यशोधक समाज कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग किसी भी टाइप के जो एजुकेशनल लिमिट्स होते थे या एजुकेशन नहीं मिलेगा लोअर कास्ट को, ऐसा बिलीफ होता था, उसको रिजेक्ट कर दिया। सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और प्रमोट किया लोअर कास्ट लोगों को कि आप भी एजुकेशन एक्वायर कीजिए, आपको भी एजुकेशन का उतना ही हक है, लेकिन एजुकेशन एक्वायर करने से हिचकिचाना भी नहीं है।
फुले बिलीव्ड दैट सोशल रिफॉर्म शुड बी पोस्टपोन्ड अंटिल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली ये सोशल रिफॉर्म में ज्यादा रिलेटेड थे, पॉलिटिकल मूवमेंट से ज्योतिबा फुले का उतना खास लेन देन नहीं था। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, हमें करेक्ट ढूंढना है। सॉरी, नंबर 9, विथ रेफरेंस टू सावित्री बाई फुले, ये इनकी धर्मपत्नी है ज्योतिराव फुले की, ज्योतिबा फुले की। पिछले साल मेंस में क्वेश्चन भी आया था इन पे, फिल्म्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विमेन्स एजुकेशन की बात करते हैं। सावित्रीबाई फुले along with ज्योतिराव फुले established one of the earliest modern school for girls in पुणे, और पुणे महाराष्ट्र। बिल्कुल सही है। ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले ये देखा कि उनकी पत्नी से, जो पत्नी उनकी बनी थी, उनको भी एडुकेशन नहीं मिला था, तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत अपने घर से की। सबसे पहले उन्होंने अपने पत्नी को एडुकेट करना शुरू किया। उसके लिए भी समाज में बड़ा अपोज हुआ, लेकिन ये डरे नहीं, अपने पत्नी के साथ रहे और अपनी पत्नी को साथ में सिखाते हुए पढ़ाते हुए इन्होंने अपने पत्नी को शिक्षित किया। और फिर दोनों पति और पत्नी ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले ने मिलकर समाज के बाकी लोगों को भी एडुकेट करने का काम किया। करेक्ट है। फातिमा शेख, हु वर्कड क्लोजली विद द फुलेज, इज रिगार्डेड अमंग द अर्लीस्ट मुस्लिम वुमेन टीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। देखो यहां आज के सेशन से तुम्हें याद रखो, आज के एमसीक्यू डिस्कशन सेशन से याद रखो, ज्योतिराव फुले जो थे उन्होंने सोशल रिफॉर्म तो किया ही, पर साथ ही साथ उन्होंने दिखाया है कि सोशल रिफॉर्म या किसी भी टाइप का रिफॉर्म इट शुड स्टार्ट फ्रॉम विद इन। जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि खुद उनकी जो धर्मपत्नी है उनको एडुकेशन प्रॉपर्ली नहीं मिला था, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया। कई लोगों ने अपोज किया, इसका बुरी तरह से अपोज किया, हंसी उड़ाया, मजाक उड़ाया, तरह तरह की बातें कही, पर ये हारे नहीं, ना ही इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले जी। तो पहले इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को एडुकेट किया, फिर सावित्रीबाई फुले ने जब खुद उनको शिक्षा मिली, शिक्षा का जब उन्होंने महत्व समझा, तो उन्होंने फातिमा शेख जी के साथ मिलकर, जो कि मुस्लिम सोसाइटी में मुस्लिम गर्ल्स को, मुस्लिम वुमेन को एडुकेशन देने के लिए काम करने वाली पहली अग्रणी महिला बनती है। इनका नाम याद रखना है ना। मुस्लिम गर्ल्स के लिए, मुस्लिम वुमेन के लिए फातिमा शेख जी का जो वर्क है वो अनमैच्ड है, अनपैरेलल है। वी नीड टू रिमेंबर इट। ठीक है, ये लोग अनसंग हीरो हैं, जिनके बारे में इतिहास के किताब में उतनी ज्यादा मेंशन तो नहीं हुआ, बट इनका कंट्रीब्यूशन कहीं से कम नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड, फुलेज established shelters and care centers for widows and abandoned children to counter social discrimination। ये भी करेक्ट है। दोनों पति पत्नी ने मिलकर, जो लोग थे जिनको सोसाइटी में, जैसे विडोज की हम बात करते हैं, जिनको घरों से निकाल दिया जाता था, या अबेंडेंड चिल्ड्रन होते थे, जिनको कई बार माँ बाप जन्म के बाद छोड़ देते थे, उनके रहने के लिए भी, या जिन लोगों के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उन सबके रहने के लिए शेल्टर होम्स भी बनवाए थे। बहुत सही है। सावित्रीबाई फुले अपोज्ड विडो रिमैरेज बिकॉज शी कंसिडर्ड इट कॉन्ट्रारी टू ट्रेडिशनल मोरालिटी। ऐसा नहीं है, जो शिक्षित हैं, जो शिक्षा का महत्व समझती हैं, वो विडो रिमैरेज को कभी भी अपोज नहीं करेंगे। कम टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस द रिफॉर्म अप्रोचेस ऑफ आर्य समाज एंड ज्योतिराव फुले। कि आर्य समाज जो एक तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, और हमारे सत्यशोधक समाज जो कि ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले जी का है, दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है अप्रोच में? आर्य समाज रिजेक्टेड ऑल एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। गलत बात है, रिजेक्ट नहीं किया था, बस रिजिडिटी को रिजेक्ट किया था। आर्य समाज अटेम्प्टेड रिफॉर्म थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द वैदिक ट्रेडिशन, while Fule directly challenged the caste hierarchy and Brahmanical social dominance। ये हो गया करेक्ट। फिर भी CD भी पढ़ लेते हैं। बोथ आर्य समाज एंड फुले कंप्लीटली अपोज्ड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। दोनों ने कंप्लीटली अपोज नहीं किया। फुलेज मूवमेंट फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। अभी मैंने बताया कि ज्योतिबा फुले जो थे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल वर्ड से थोड़े दूर रहे, उन्होंने मिली सोशल रिफॉर्म पर ध्यान केंद्रित किया। आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, ये आज के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के एमसीक्यू से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। अभी मैंने आपके साथ इंग्लिश हिंदी में इसको डिस्कस कर दिया है। एसएमएस में भी ये डॉक्यूमेंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द कमेंट सेक्शन एंड देन रिवाइज। ओके, कल हम लोग फिर से एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।